सब दे चुके हैं पिछली क्लास। हाँ भाई, तो आज हम लोग फैराडे लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये चेक कर लिया ऑन है कि नहीं, वो माइक नहीं यूज करना। सर काइनेमेटिक्स वेक्टर मत दीजिएगा इस बारे में, वो चैप्टर में मिलता है तब है ही ना। कल कुछ पढ़ा था इसके बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि फैराडे ने 1 साल तक एक्सपेरिमेंट किया और जब वो थक हार गया तो उसने अपने हाथ में जो मैग्नेट था उसको कॉइल में फेंक दिया। बायो-सैवर्ट लॉ में हमने देखा है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या पाया जाता है, मैग्नेटिज्म। तो फैराडे की उम्मीद थी कि अगर करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेटिज्म की वजह से करंट आना चाहिए, नहीं। तो उसने अपना एक मैग्नेट और एक कॉइल को लेके बहुत समय तक एक्सपेरिमेंट किया और बहुत समय एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी उसको नहीं पता चला कि किसी वायर में करंट कैसे आए। तो ऐसा कहावत है कि उसने मैग्नेट को फेंका किसी कॉइल के नियर बाई तो करंट आ गया, रिफ्लेक्शन हो गया। मैं नहीं मानता इस कहानी को। कहानी क्यों नहीं मानता, उसकी वजह है कि यार कोई भी समझदार साइंटिस्ट को एक बात पता होती है कि करंट फ्लो कराने के लिए हमेशा एक करंट कैरिंग कॉइल की जरूरत पड़ती है। कॉइल मतलब एक लूप है ना। अब वो 1 टर्न का हो या 10 टर्न का हो, लेकिन होना लूप चाहिए, तभी उसमें करंट फ्लो कर सकता है। तो उसने बहुत सारे टर्न का एक लूप लिया है, ठीक है। अब वो ये समझ रहा था कि यार कि करंट के आसपास मैग्नेटिज्म होता है तो मैग्नेट की वजह से करंट आना चाहिए। तो इसका मतलब उसको और किसकी जरूरत है, मैग्नेट की जरूरत है, एक कॉइल की जरूरत है और एक किसकी जरूरत है, मैग्नेट की जरूरत है। अब यार एक कॉइल और एक मैग्नेट से करंट आ जाना चाहिए, ये बात पक्की है। दोनों चीजें, मैग्नेट का सोर्स है और जिसमें करंट फ्लो होना है वो भी है। तो अब यार एक मैग्नेट और एक कॉइल को लेके इंसान पूरे साल क्या कर सकता है, यही कर सकता है कि आज नहीं करते चलो छोड़ो कल करेंगे, कल नहीं करते छोड़ो परसों करेंगे। वरना एक मैग्नेट और एक कॉइल को लेके आदमी सुबह से शाम तक सोचो क्या करेगा, जितनी संभावना है सब करेगा, कभी इधर टांगेगा, कभी उधर रखेगा, कभी नीचे रखेगा, और इस दौरान जब भी वो मैग्नेट को हिलाएगा डुलाएगा करंट आ जाएगा। अच्छा हाँ, करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके लिए उसने बीच में क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर है जो वायर के दोनों किनारों पे लगा हुआ है और ये पूरी कॉइल है, उसमें बहुत सारे टर्न बना दिए हैं और एक मैग्नेट है। मैग्नेट को जब पास या दूर लाया गया तो देखा गया कि इस गैल्वेनोमीटर में हरकत हुई है ना, लेकिन मैग्नेट को रोक दिया गया तो हरकत होना बंद हो जाती है, ऐसा देखा गया। ये एडमिट पहले से कर लिया करो, इन लोगों से बात करके ना, ये बाद में आता है हर बार। तो यार इस एक्सपेरिमेंट को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में तुम्हें दिखा रहा हूं। सोचो यार एक कॉइल है, एक मैग्नेट है, जब तक ये मैग्नेट कॉइल के पास आएगा, जब तक ये मैग्नेट कॉइल के पास आएगा, कहां आ रहा है यार, देखो यार जब तक ये मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा है तब तक इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब करंट फ्लो हुआ। जैसे ही रुक गया करंट खत्म। पास आने के बजाय अगर दूर जाए तो भी डिफ्लेक्शन होगा, नहीं, और जैसे ही दूर जाना बंद करंट खत्म। ऐसा फैराडे ने प्रैक्टिकली देखा होगा, ये बात उसने प्रैक्टिकली देखी। और यही नहीं, अगर वो किसी मल्टी कॉइल वाले मैग्नेट वायर में ये काम करेगा, यानी ये पूरा लूप है और इसके आसपास कोई मैग्नेट पास में या दूर में कहीं हरकत करेगा तो करंट देखा जाएगा, ठीक है। बल्कि एक और तरीका यार, यहां किसी तरह से हमने एक नॉर्थ और साउथ अंडर मेंटेन कर रखा है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेट, ये डॉट क्रॉस करके मैंने दिखाया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन को पार करके निकल रही है।
यानी मैग्नेट फिक्स है। अभी क्या मैं चला रहा था मैग्नेट, और अब मैं क्या चलाने वाला हूं, क्वाइल। तो यार क्वाइल जब तक इस मैग्नेट में डूब नहीं जाती तब तक करंट आएगा, पूरी डूब गई तो करंट बंद हो गया। ये क्वाइल मैंने थोड़ा परफेक्ट ली है इस बार। जब तक ये डूब रही है तब तक करंट है, डूबना बंद तो करंट बंद। ये सब ऑब्जर्वेशन फैराडे ने देखे। तो ले देके एक स्टेटमेंट उसको समझ में आया कि जब तक मैग्नेट और क्वाइल के बीच में रिलेटिव मोशन है तब तक करंट आएगा, रिलेटिव मोशन बंद करंट बंद। ये बात उसको एक बात समझ में आई, लेकिन इस बात को और अच्छे से उसने समझाया। मैंने यार यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं डॉट के फॉर्म में। ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और मैंने इन सारी लाइंस को घेरने वाला एक लूप बनाया है। तो बता यार इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड होने से करंट आ जाएगा या नहीं? मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब है कि यहां नॉर्थ है, अंदर नॉर्थ है, यहां साउथ है, लेकिन वो रुका है। मैग्नेटिक फील्ड होने से नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड बदलने से, मैग्नेटिक फील्ड बदलने से। यार तुम देखो हर केस में क्या हो रहा था, इससे पहले मैंने जितनी चीजें दिखाई हैं, कॉइल के अंदर पास करने वाला मैग्नेटिज्म या तो बढ़ रहा है तो करंट आता है, या घट रहा है तो करंट आता है। या जो पहला एक्सपेरिमेंट था ये, क्या बता यहां पे जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से होने वाली बढ़ रही थी तब तक करंट आया, या लाइनें कम हो रही हैं तब करंट आया? जैसे उनका बदलाव बंद हो गया तो करंट क्या हो गया, बंद हो गया। यानी इस ऑब्जर्वेशन को उसने कैसे इंटरप्रेट किया, उसने कहा देखो ऐसा है कि कहीं पर मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेटिज्म होने से करंट नहीं आता, मैग्नेटिज्म के बदलाव होने से करंट आता है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो मैंने डॉट के फॉर्म में दिखाई, ये इस प्लेन को पार करते हुए निकल रही, और किसी कारण से ये लाइनें कम या ज्यादा होने लगे, है ना, तो क्या इस कॉइल में करंट आएगा। तो देखो यार मैंने यहां दिखाया यार ये लगातार कम हो रही हैं, क्यों कम हो रही नहीं पता, दूर जाने की वजह से हो रही होंगी। जब तक कम हो रही हैं, देखो यार एक एक डॉट कम हो रहा है, मतलब लाइनें कम हो रही हैं, मैं इंडिकेशन है क्या जब तक लाइनें बदल रही हैं, कम हो रही हैं, तब तक करंट है। अभी भी कम हो रही हैं, हो रही है ना यार। और जैसे लाइनों का कम होना बंद हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या बताओ कम होने के बजाय बढ़ना शुरू कर दें तो तब भी करंट आएगा। तो यार उसके दिमाग में ये आइडिया आया यार कि ये लाइनें कम या ज्यादा हो रही हैं, ये मेन मैटर है ना। तो यार यहां लाइनें कितनी हैं किसी वक्त, ये डिनोट करने के लिए एक पैरामीटर डिफाइन किया उसने। सबसे पहले ऐसा एक पैरामीटर जो नंबर ऑफ लाइंस को डिनोट करे। क्या ऐसा एक पैरामीटर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को डिनोट करता है, और उसको हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या वही चीज हम यहां भी डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं? तो यार सबसे पहला टर्म आने वाला है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी proportional to number of field lines, number of field lines। यहीं से लिखना शुरू करना है। इससे पहले वाला केवल मैं थॉट डेवलप कर रहा था कि कुछ तो दिमाग में आए। साइंटिस्ट ने इतना सब किया, 1 साल मेहनत की, 1 साल आराम किया, और 365वें दिन काम किया, वो भी 1 घंटे। नहीं आएगा। अगर लूप पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में डूबा है और उसके अंदर से फ्लक्स बदल नहीं रहा है तो करंट नहीं आएगा, बढ़े या घटे, बस ये सिंपल सा फंडा है। फ्लक्स का होना मैटर नहीं करता, फ्लक्स का बदलाव होना मैटर करता है। तो सबसे पहले हम अब डिफाइन करेंगे फ्लक्स क्या चीज है। तो यार मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्वांटिटी है जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल है, और इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो ये बातें हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कभी करी हैं, है ना। ये एक कॉइल है, अगर कॉइल ऐसे रखी है जिसके एरिया वेक्टर उसके अलोंग है तो इससे फ्लक्स क्या होगा, सबसे कम या सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर है और कोई कॉइल ऐसे रखी है कि उसका एरिया वेक्टर ऐसे है तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। इन जनरल अगर हम बात करें, कोई कॉइल किसी थीटा एंगल पे रखी है मैग्नेटिक फील्ड के साथ
तो यार फ्लक्स का फॉर्मूला हमें क्या डिफाइन करना चाहिए, बी ए कॉस थीटा। बिल्कुल, ये फ्लक्स की डेफिनेशन जस्टिफाइड है और ये डेफिनेशन इसको भी जस्टिफाई करेगी। अरे क्यों भाई, यहां थीटा कितना हो गया, हाँ 90, तो यार cos 90 क्या होता है, 0। नहीं, क्या यहां से बी ए cos 90 क्या हो गया, 0, इसलिए बस यार यहां बताओ थीटा कितना है। अरे यार बी ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर भी ऊपर है और बी भी कहां है, ऊपर है, तो थीटा कितना है, 0। तो यहां बी क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू ए। तो यार ये डेफिनेशन पहली बार नहीं आई, हम सीधे अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रो में पहले भी आ चुकी है। क्या ये डेफिनेशन जानी पहचानी सी लग रही है। एक चिड़िया यहाँ रोज आती है और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ बोलती है यस सर। सुनो जरा इसकी आवाज, यस सर, देख रहे हो। अब पर्दे के पीछे बैठी है, दिखाई भी तो नहीं दे रहा होगा, वो केवल आवाज सुन के खुश है। तो क्या फीस ले, देखना यार, एक आध बार पूछ के देखना, कुछ दे दे तो। फ्लक्स इक्वल टू क्या, बी ए कॉस थीटा। ये बोर्ड का एग्जाम देने गई थी, फिजिक्स का पेपर बिगड़ गया, तो इसका फिर उसके बाद अगला जन्म हुआ, तो वही कमी पूरी कर रही है जो पिछले जन्म में कमी रह गई। सर ऐसा क्या हुआ बोर्ड्स के पेपर, बहुत ज्यादा जनाम हो गया, ये बहुत डार्क, तो बहुत गलत, ये बहुत डार्क है क्या सर जो आपने बोला है, ये बहुत, मैंने क्या बोला कि मतलब कि बोर्ड का पेपर खराब हो गया, फिर उसने पूरी जिंदगी अच्छे से जी। मतलब अगला जन्म तो बुढ़ापे के बाद ही आता है ना, तुम क्या समझ रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, मैं नेगेटिव वर्ड बोलता ही नहीं हूं। क्या पक्का, तुम्हें लगा होगा कि वो लटक गया। नहीं लटका भाई, उसने पूरी जिंदगी जी, फिर उसने बुढ़ापे में जाते जाते बच्चों से कहा देखो मेरी एक ख्वाहिश रह गई कि मेरे बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे फिजिक्स में, मैं जा रही हूं। मरते मरते उसने ये शब्द बोला, अगला जन्म हुआ, देखो तब से फिजिक्स पढ़ रही है। हाँ भाई इधर ध्यान दे यार, किसी और की चिंता ना करे यार। फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस थीटा। देखो यार जब जब फिजिक्स में ऐसी कोई डेफिनेशन आई है, यहाँ थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, है ना। तो यार ऐसी डेफिनेशन फिजिक्स में जब जब आई है तो उसके और फॉर्मूले बनते हैं। क्या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं कि नहीं। यार ये फॉर्मूले तब तक हैं जब तक बी कैसा है, कांस्टेंट, मतलब पूरे एरिया में हर जगह बी कैसा होना चाहिए, तो ऐसा फॉर्मूला है। और अगर बी हर छोटे एरिया के लिए अलग अलग हो जाए तो हमें लिखना पड़ेगा बी डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। और अगर ये वेक्टर में भी हो और वेरिएबल भी हो तो मोस्ट जनरल क्या, बी डॉट डी ए। तो यार बस ये दिखाने के लिए है डेफिनेशन, और तुम्हें कोई हजम होने में दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। क्या ये पहली बार हुआ है क्या, जब जब ऐसा फॉर्मूला आता है, ऐसा फॉर्मूला पता है कब कब आ चुका है, एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्क में आ चुका है, और अभी अभी तुम ध्यान दो यार, जब तुम लोगों ने करंट डेंसिटी डिफाइन किया था ना, जे, वहां भी यही बातें आई थी, जे कॉस थीटा था तो जे डॉट ए था, तो इंटीग्रल वो सारी हर जगह जब ऐसा आता है तो ऐसा जरूर होता है। तो अब ये पूरी फिजिक्स का पैटर्न है, ये दिमाग में आ जाना चाहिए एक फॉर्मूले को मैं, और इसी की जरूरत भी पड़ती है। तो कुछ बातें हम लोग आगे तक ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक साथ क्वेश्चन करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो फेराडे ने क्या कहा, फेराडे ने कहा कि भैया फ्लक्स है, इट डजंट मैटर, फ्लक्स में क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो ये फ्लक्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला है,
फ्लक्स में क्या क्या आया है, बी आया है, ए आया है, थीटा आया है। तो बता यार फ्लक्स कितने तरीकों से बदला जा सकता है, या तो बी बदल जाए, ए बदल जाए, या फाई बदल जाए। इनमें से कोई भी चीज अगर टाइम के साथ बदलेगी तो हम कहेंगे फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो इस वायर के अंदर क्या होगा, करंट आएगा। बल्कि मुझे उससे पहले की बात करना चाहिए, करंट फ्लो कराने की वजह आएगी। भाई करंट क्यों फ्लो करता है, हम किसी बैटरी से जब किसी रजिस्टर को जोड़ते हैं तो करंट फ्लो करता है, बैटरी में क्या होता है, वोल्टेज। तो फैराडे ने करंट का सीधे फॉर्मूला नहीं बताया, किसका बताया, कि इस कॉइल में कोई वोल्टेज आता होगा जो उसको करंट फ्लो कराता होगा, है कि नहीं यार। यानी किसी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें करंट फ्लो कराने की वजह आएगी। अब कम रेजिस्टेंस का है तो ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा रेजिस्टेंस का है तो कम करंट। तो इसीलिए वो करंट को लेके कमेंट नहीं किया। क्यों, क्योंकि करंट तो इस पे डिपेंड करेगा कि वो कॉइल कितने रेजिस्टेंस की है। उसने कमेंट क्या किया कि अगर फ्लक्स बदलेगा तो उसमें क्या आएगा, वोल्टेज आएगा, और उस वोल्टेज का फॉर्मूला दिया। ये ईएमएफ का फॉर्मूला है, वोल्टेज को हम ई से दिखा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, फैराडे लॉ क्या है, ईएमएफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसलिए इसमें कोई और लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। उसने कहा क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ। अब यार किसी कॉइल में एक टर्न है तो एक गुना ईएमएफ आएगा, और अगर ऐसे ऐसे एन टर्न है तो कितना, एन गुना ईएमएफ आएगा। तो ये उसका फॉर्मूला बन गया, ईएमएफ इक्वल टू क्या, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, ईएमएफ। बस ये फॉर्मूला है। रेट का मतलब बदलाव। अब वो बदलाव तेज होगा तो ईएमएफ भी ज्यादा आएगा, बदलाव धीमा होगा तो ईएमएफ भी। यानी यार दो चीजें, फ्लक्स का बदलना होना चाहिए, और बदलाव जितने कम समय में होगा ईएमएफ उतना ज्यादा आएगा। यानी मैग्नेट को धीरे धीरे खिसकाओ तो ईएमएफ कम आएगा, मैग्नेट को जल्दी से खिसकाओ तो ईएमएफ ज्यादा आएगा। ये फॉर्मूला है यार, ईएमएफ इक्वल टू क्या, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। एन यहां क्या है, एन यहां पर है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, टर्न्स ऑफ कॉइल। एक कॉइल में एक टर्न है तो एक गुना ईएमएफ आएगा, एन टर्न है तो उतने गुना ज्यादा ईएमएफ आएगा। यार देखो फैराडे ने तो यही बताया था, लेकिन आम जनता कुछ सिंप्लीफाइड चीजें भी जानना चाहती हैं। यस, माइनस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हर चीज का एक सही समय होता है, और समय से पहले तुम लोग पूछ लेते हो यार। तो डी फाइव बाई डी टी एक कॉइल पे आने वाला ईएमएफ है, और एन कॉइल है तो एन डी फाइव बाई डी टी उसका ईएमएफ है। जब भी यार हम लोग कोई डेफिनेशन ऐसी बनाते हैं डी बाई डी टी वाली, फिजिक्स में याद करो यार, डी एस बाई डी टी पढ़ा है, वेलोसिटी होता था, डीवी बाई डी टी पढ़ा है, एक्सेलरेशन। तो जब जब हम इंस्टेंटेनियस डेफिनेशन बनाते हैं फिजिक्स में, तो एक साथ में एवरेज की भी बना लेते हैं, हालांकि दैट इज नॉट मच मीनिंगफुल। लेकिन यहां पर अगर कभी ईएमएफ की एवरेज डेफिनेशन बनाई जाए तो उसी फैशन में हमने बना दी है, क्या, माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। एक्चुअल डेफिनेशन यही है, ये बस एवरेज आइडिया है, एक रफ आइडिया है। नहीं, एक्चुअल चीज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है या एवरेज, इंस्टेंटेनियस एक्चुअली चीज होती है। एवरेज तो हम रफली आइडिया लाने के लिए बना लेते हैं, उसी तरह की बात एवरेज ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। यानी यार अब ईएमएफ की वजह फ्लक्स होना है या फ्लक्स का बदलाव होना है, डी फाइव बाई डी टी होना जरूरी है। अगर डी फाइव बाई डी टी जीरो हो जाए तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं, फ्लक्स का बदलाव। यानी यार इफ डी फाइव बाई डी टी जीरो हो जाए तो मैं कहूंगा ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। यानी फ्लक्स में बदलाव खत्म तो ईएमएफ खत्म। वो जो उसने ऑब्जर्वेशन किया था उसी का ये मैथमेटिकल तरीका है। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है? यानी यार सोचो एक कॉइल है, मैं एक मैग्नेट लेके इससे दूर जाने लगूं, ईएमएफ करंट आएगा कि नहीं, ऐसे दूर ले जाने लगूं आएगा, पास लाऊं, हाथ रोक दूं, क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा, इतनी बात सबको समझ में आना चाहिए। ये पता नहीं गलती से इसको सही कर लिया जाएगा।
हाँ भाई, अगली बात कि माइनस साइन क्या है। तो यहां निगेटिव साइन फैराडे ने नहीं दिया है। किसने दिया है? ये भी मैं नहीं मानता हूं, ये सब उनके साझे का काम होगा। उन्होंने कहा इसमें तुम्हारा नाम लिख देते, इसमें। अब यार एक साइंटिस्ट इतना समझदार हो गया कि उसने ईएमएफ का फॉर्मूला बता दिया और वो ये नहीं बता पाएगा ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये थोड़ा सा कम हजम होता है। लेकिन ठीक है, तुम्हें यही पढ़ना है। निगेटिव साइन किसको बताता है? लेंज लॉ को। तो लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ कहता है कि भैया ईएमएफ आएगा, करंट बहाएगा, करंट बहाएगा तो मैग्नेटिज्म आएगा। अरे भाई, बायो सेवर्ट के हिसाब से तुम जानते हो करंट बहता है तो क्या आता है? और वो मैग्नेटिज्म ऐसे आएगा कि अपने अंदर होने वाले बदलाव का विरोध कर सके, अपने अंदर होने वाले बदलाव का अपोज कर सके। ये क्या बात हुई यार? मतलब कि जिसकी वजह से उसका जन्म हुआ है उसी को अपोज करेगा। कौन? करंट। यस। तो अब इस बात को यार थोड़ा सा हम लोग इजी तरीके से समझते हैं। तो इंड्यूस करंट फ्लो इन सच अ डायरेक्शन सो दैट इट मे अपोज द चेंज। यानी वो बदलाव नहीं चाहती। कौन? कॉइल। कॉइल नहीं चाहती कि हमारे अंदर कोई फ्लक्स को बढ़ाए या घटाए। तो कॉइल के अंदर कुछ ऐसा होगा कि उस बदलाव का अपोज किया जा सके। तो अपोज कैसे? अपोज दो तरीकों से, फील्ड वाइज और फोर्स वाइज। ये अपोज जरा समझने की कोशिश करते, पहले इतना नोट कर ले, फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड, इसीलिए मैंने लिखा है कि हम लोग इसमें ब्रेक ना लगाएं। सो यार ये कॉइल है और ये मेरा एक मैग्नेट है, ये व्हाइट वाला नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो बताओ नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं कि नहीं है? मैं इस नॉर्थ को अगर पास लाने लगूं तो इसके अंदर फील्ड बढ़ेंगी या घटेंगी? पहले बताओ, नॉर्थ अगर ऐसे है तो फील्ड अंदर है कि बाहर है? यार ये नॉर्थ है तो इससे लाइनें निकल रही हैं, लाइनें निकल रही तो यहां फील्ड कैसी है? अंदर है। तो अंदर होने से करंट आ जाएगा? नो। मैं ऐसे लेके खड़ा रहूं, करंट आ जाए क्या? अब मैं इसको पास लाने लगा तो अंदर फील्ड बढ़ने लगी, बढ़ने लगी तो करंट फ्लो करेगा। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे करेगा। तो ऐसे क्या फायदा है? ऐसे करेगा। ऐसे फायदा क्या है? ऐसे करंट का मतलब है इसमें एक मैग्नेटिज्म जागेगा अपना, बायो सेवर्ट वाला। अरे कॉइल में करंट हो तो उसका अपना मैग्नेटिज्म नहीं होता? वो मैग्नेटिज्म कहां आया है? बाहर आया है। एक्सटर्नल कहां था? इंटरनल कहां आया है? अच्छा बताओ, बाहर आया मतलब इसका अपना नॉर्थ सामने आ गया। यार एक कॉइल के दो चेहरे होते हैं, एक तरफ नॉर्थ होता है और पीछे तरफ। तो अगर ऐसे करंट है तो यहां से निकलेगा तो वहां से अंदर जाएगा, नहीं इस तरफ क्या है? नॉर्थ है और पीछे तरफ क्या होगा? तो बताओ यार, मैं नॉर्थ पास ला रहा था, इसने सामने क्या बना दिया? नॉर्थ पास ला रहा था तो इसने सामने क्या बना दिया? नॉर्थ नॉर्थ को फोर्स वाइज क्या करता है? अपोज। तो फोर्स वाइज अपोज हो गया। दूसरी बात, इस नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां थी? अंदर, और उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बाहर। तो फील्ड वाइज भी अपोज है और फोर्स वाइज भी अपोज है। दिखा कि नहीं? यानी अगर मैं नॉर्थ पास लाऊंगा तो ये सामने नॉर्थ बताएगा। अच्छा, एक नॉर्थ की अच्छी बात, साउथ की भी अच्छी बात, कि नॉर्थ को अगर स्टाइल से लिखो ना तो वो करंट बता देता है। इस स्टाइल से लिखने से क्या पता चल जाता है? करंट कैसा है। साउथ को भी स्टाइल से लिखने पे क्या पता चल जाता है? साउथ को ऐसे स्नैक की तरह बनाओ और दो फन बना दो, एक पीछे और एक आगे, तो इसका मतलब ये करंट है। तो इसलिए ये ऐसे लिखा गया है। यानी कल को हमें ये पता चल जाए कि नॉर्थ पास आ रहा है तो तुरंत तुम्हें समझ में आ गया सामने क्या बनेगा? नॉर्थ। अब दिक्कत आएगी करंट कहां फ्लो करेगा, तो नॉर्थ लिख दो, खुद पता चल जाएगा। अरे नॉर्थ लिख दो और इधर पे एरो के हिसाब से करंट बढ़ा दो तो तुम्हें पता चल गया कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बात समझ में आ गई कि अपोज महसूस हो रहा है? अब यार कहानी खत्म नहीं हुई। मैं कह रहा हूं नॉर्थ पास आए तो ऐसा होगा। चलो अब मैं उल्टी बात कर रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं नॉर्थ नहीं। अच्छा बताओ, नॉर्थ पास आए तो यहां नॉर्थ बनेगा। इसी तरह से मैं यहां बात करूं, नॉर्थ को इस तरफ कर दूं, साउथ इधर ला दूं और इसको साउथ पास ला दूं, तो सामने क्या बनेगा? साउथ बनेगा। फील्ड वाइज कैसे साउथ बनेगा? मतलब रिपल्शन करेगा, फोर्स वाइज रिपल करेगा। साउथ पास आ रहा है। अब मुझे बताओ, साउथ की फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती हैं, यानी यहां मुझे कैसे डॉट के फॉर्म में दिखाना चाहिए? कैसे दिखाना चाहिए? डॉट नहीं। ये पास आ रहा है मतलब बाहर वाली फील्ड स्ट्रांग हो रही है,
तो ये क्या करेगा, अंदर देगा सर। ये अपनी फील्ड कहां देगा, अंदर, कहेगा हमें नहीं चाहिए ज्यादा फील्ड। कॉइल का नेचर बहुत क्षणिक है, कोई बढ़ाना चाहता है फील्ड तो बढ़ाने नहीं देगा। अभी देखना जरा और एक और नेचर, अभी मैं दोनों बार क्या कर रहा था, मैग्नेट को पास ला रहा था। अब मैं कह रहा हूं यार कि मैं नॉर्थ को पास ला रहा था तो सामने क्या बना था, नॉर्थ। अब मैं कह रहा हूं साउथ है इस तरफ, साउथ है इस तरफ, मतलब यहां मुझे क्या दिखाना चाहिए, डॉट या क्रॉस, जल्दी बताओ। अगर यहां साउथ है तो मुझे यहां क्या दिखाना चाहिए, डॉट दिखाना चाहिए। भाई साउथ में अंदर जाती हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होंगी। अब बताओ साउथ को अगर मैं दूर ले जाने लगूं तो ये डॉट वीक होगा या स्ट्रांग, ये डॉट वीक होगा। तो कॉइल को तो बदलाव पसंद नहीं है, तो कहेगा हम इसको कमजोर नहीं होने देंगे। पिछली बार क्या कह रहा था कि हम उसको स्ट्रांग नहीं होने देंगे क्योंकि पास आ रहा है, अब क्या कहेगा, हम इसको कमजोर नहीं होने देंगे। तो ये अपना मैग्नेटिज्म उसके फेवर में लगाएगा, यानी अपना मैग्नेटिज्म बाहर ही देगा, यानी करंट कैसा आएगा। यानी यार सामने दो केस में नॉर्थ बनता है, कब, नॉर्थ पास आए तो नॉर्थ, साउथ दूर जाए तो नॉर्थ। क्या समझ में? अच्छा एक और चीज तरीके से सोचो, साउथ दूर जा रहा है तो ये उसको बुलाना चाहेगा या भगाना चाहेगा, भाई अपोज करना है। अपोज का मतलब जो कर रहा है उसके खिलाफ काम करना है, यानी जब दूर जाएगा साउथ तो बुला तभी सकता है ना जब सामने नॉर्थ बनाए, क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो यार फोर्स वाइज समझना ये ज्यादा आसान है, फील्ड वाइज में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। फील्ड वाइज में सोचना मुश्किल है, फोर्स वाइज बड़ा आसान है। नॉर्थ पास आएगा तो सामने, साउथ दूर जाएगा तो सामने, साउथ पास आएगा तो सामने, नॉर्थ दूर जाएगा तो सामने। बस दो केस में साउथ बनेगा और दो केस में नॉर्थ बनेगा, वो दोनों केस यहां लिखे हुए हैं। क्लियर है भाई? नॉर्थ का पास आना और साउथ का दूर जाना, दो केस में क्या बनेगा, नॉर्थ। नॉर्थ का दूर जाना, साउथ का पास आना, क्या बनाएगा, साउथ। तो जब तुम ये समझ पा रहे हो क्या बनेगा तो बस स्टाइल से उसको लिख दो, और स्टाइल से लिखते ही तुम्हें करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी। क्या अभी इतनी बात क्लियर हो गई है या कुछ और बोलूं? फैराडे लॉ क्लियर है? तो फैराडे ने यार करंट का फॉर्मूला बताया है या ईएमएफ का? ईएमएफ का। यानी यार हम इधर पे एक बैटरी जैसा माहौल लगा सकते हैं जिसका ईएमएफ फैराडे लॉ के हिसाब से, यहां हम एक बैटरी जैसा माहौल लगा सकते हैं, एक बैटरी लगा सकते हैं जिसका ईएमएफ किसके हिसाब से, फैराडे। अब कल को कोई पूछे बताओ अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो करंट कितना होगा, अगर पूछे कोई इसमें आई कितना होगा, आई कितना होगा, तो तुम क्या लिखोगे, यार इसका रेजिस्टेंस पता होगा, ई बाई आर होगा। हम ईएमएफ के लिए श्योर हो सकते हैं, आई के लिए श्योर नहीं हो सकते, डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। आ ज्यादा तो क्या बात समझ पा रहे हैं? तो क्या ईएमएफ को फॉर्मूला फैराडे दे के चले गए हैं, हम करंट का नहीं बना सकते हैं? बताओ यार करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट बराबर वोल्टेज अपॉन आर, तो वोल्टेज क्या है, एन डी फाई बाई डी टी है ना, तो एन बाई आर डी फाई बाई डी टी। क्या ये रटना चाहेगा कोई? अरे भाई करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्या ये हम कभी जिंदगी में भूल सकते हैं क्या? तो फिर ये नहीं भूल सकते तो ये तो फिर आ ही जाएगा। रात में सोते जगह के कोई पूछे आई बराबर, तो मुंह से क्या निकलेगा, ओ माय गॉड, वी बाई आर निकलेगा। यार ये क्यों निकालोगे यार, नींद खराब करना है क्या यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड बोलोगे तुम सोते से जागते हुए। आई बराबर वी बाई आर या ई बाई आर, और वी कितना होता है, एन डी फाई बाई डी टी। अच्छा अभी तुम सो ही रहे हो यार, अब मैं कह रहा हूं तुम कॉन्शियस हो और तुमसे पूछा जाए फैराडे लॉ के ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, तो क्या होता है? सोते में कोई फैराडे लॉ तुमसे नहीं पूछेगा क्योंकि वो एक्चुअली बताने लायक चीज नहीं है, वो जागने के बाद ही पूछा जाएगा। तो यार आई का बन गया कि नहीं? अब मैं कह रहा हूं यार कि अगर कोई ये कहे कि कुछ टाइम में फ्लो ऑफ चार्ज बताओ, क्या बताओ, फ्लो ऑफ चार्ज। तो यार फ्लो ऑफ चार्ज Q बराबर होता है इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, सुना है कभी? अरे ये सुना है कि नहीं? और आई अभी अभी तुमने क्या लिखा है, एन बाई आर, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी,
ये dt dt गया, पता है ये इंटीग्रेशन जिस पैरामीटर में था वो पैरामीटर ही खत्म हो गया, अब नया पैरामीटर आ गया है क्या, n बाई आर डी फाई, और इसकी लिमिट होगी फाई इनिशियल से फाई फाइनल, बदलाव हो रहा है। तो पता है ये फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस एन बाई आर, बता डी फाई का इंटीग्रेशन, अरे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब कुछ ना हो तो x होता है, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, फाई इनिशियल से फाई फाइनल डालोगे तो पता है ये क्या आ जाएगा, माइनस एन फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन क्या r। तो यार ये q का फॉर्मूला भी काफी फेमस है, कारण भूल भी जाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन कारण ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असंभव है सोचने के लिए। n डेल्टा फाई बाई आर, ये चार्ज फ्लो का फॉर्मूला आ गया। फैराडे ने बस इतना ही बोला है भाई, बाकी सब कौन बोल रहा है, हमारी पुरानी जानकारी। टॉपिक अब इसीलिए लंबे हो जाते हैं क्योंकि पुरानी जानकारी उसको लंबा कर देती है, वरना तो फैराडे इतना ही बोले थे, इसके बाद टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए था। बोतल हुआ करती थी यार, ये कौन ले गया यार, बोतल तो वापस कर दो यार मेरी। अच्छा यही है, तब ठीक। कहीं ना कहीं ये चीजें लिखी अगर हैं तो देख लो, कहीं अगल बगल इधर उधर कहीं लिखी होंगी, नहीं लिखा है तो नोट कर लें। तो फैराडे और लेंज ने मिलके एक नई कहानी को जन्म दिया है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहे हैं। मैग्नेट की वजह से वायर के अंदर करंट आना। हाँ भाई, इतनी कहानी समझ में आ गई है तो हम लोग कुछ आगे बढ़ें। अभी तक हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूले लगाए हैं एक एक करके हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। इसको हम n डेल्टा फाई बाई आर भी लिख सकते हैं, q इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाई आर। अच्छा, हम q के मैग्नीट्यूड पे इंटरेस्टेड होते हैं तो कई जगह शायद q का मैग्नीट्यूड n डेल्टा फाई अपॉन आर बस ऐसे लिखा होगा, साइन आइन कहीं ना लिखा हो, ये भी हो सकता है। चार्ज किस तरफ फ्लो किया इस पे हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो चार्ज फ्लो का फॉर्मूला करंट इक्वल टू वी बाई आर हम कभी नहीं भूल सकते हैं। चार्ज का ये नया फॉर्मूला है, ये हमें रट लेना चाहिए। और फैराडे लॉ ईएमएफ क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इतनी बातें नहीं आई हैं। और ये जो मैंने डायरेक्शन वाली बातें करी ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। क्लियर है भाई? हो गया? हाँ भाई, आर रेडियस की, ए रेडियस का ये सर्किल है और बी नॉट की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। क्वेश्चन है फ्लक्स बताओ। बी नॉट की यूनिफॉर्म फील्ड है, क्वेश्चन है फ्लक्स बताओ। ये भी ए रेडियस का सर्किल है। कौन सा फॉर्मूला? बी ए कॉस थीटा। थीटा बताओ कितना है, मुझे बताओ। ये कॉइल ऐसे रखी है तो इसका एरिया वेक्टर या तो हम बाहर ले सकते हैं या तो अंदर ले सकते हैं। तो यार इसमें कोई करंट नहीं है तो हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, तो आसान लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, तो एरिया वेक्टर भी कहाँ सोच लेते हैं? अंदर। तो थीटा कितना हो गया? 0।
बी की जगह बी नॉट, एरिया की जगह पाई ए स्क्वायर, फ्लक्स खत्म हो गया यार। फ्लक्स कोई दिक्कत है भाई लोग? अरे फ्लक्स इक्वल टू यही तो होता है यार। क्या यहां यूनिफॉर्म फील्ड दिखाई गई है? अगला क्वेश्चन, ये कॉइल है, इस कॉइल का एरिया वेक्टर, कॉइल का एरिया वेक्टर हमेशा इसके बाहर होता है या अंदर होता है, या तो 0 होगा या तो 180 होगा। अब यार क्योंकि इसमें कोई करंट दिया नहीं गई तो हम अपने तरफ से कुछ मान नहीं सकते, कुछ भी मानना चाहे मान सकते हैं, तो जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं जिससे आंसर पॉजिटिव आए। क्रॉस सिंबल क्या दिखाता है? क्रॉस दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर है, और एरिया वेक्टर भी कहां है? अंदर है, तो बीच का एंगल कितना हो गया? 0। अब बताओ यार यहां का आंसर क्या? पाई ए स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा कितना है? 60, तो ये हो गया बी पाई ए स्क्वायर बाई 2। आसान है यार, कोई दिक्कत है भाई लोग? सर्कुलर है तो पाई ए स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर होगा तो ए इंटू बी, ट्राइंगुलर होगा तो हाफ बेस इंटू हाइट। ऐसा कभी कुछ अगर खिलवाड़ किया जाए तो नहीं कर पाओगे यार। ऐसा कोई ए बी का रेक्टेंगल दे दिया जाए तो नहीं फ्लक्स निकाल पाओगे। कितना? बी नॉट ए इंटू बी, कि नहीं? कल को ट्राइंगुलर ऐसे दे दिया जाए एल 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 का, और बी नॉट की मैग्नेटिक फील्ड, तो किसी को पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 एल स्क्वायर। तो बस यार फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए लिखना है, और एरिया पता, इसका एरिया कितना होता है? अंडर रूट 3/4 एल स्क्वायर, हाफ बेस एल, हाइट एल रूट 3/2। हाँ यही आएगा। क्या बात समझ गया यार? कोई नया स्ट्रक्चर आएगा तो शायद एरिया मुश्किल हो तो पता होना चाहिए। कोई दिक्कत है भाई लोग? नोट कर लिया है? एक कॉइल के साथ फ्लक्स अटैच्ड है, और फ्लक्स टाइम का फंक्शन है। के कांस्टेंट है, टाइम के साथ फ्लक्स क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो पूछा यार t बराबर 2 सेकंड में ईएमएफ कितना होगा? तो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है? -n/d∅, नहीं तो फाई तो सीधे सीधे दे दिया है इन्होंने, बना बनाया इस बार। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? 1। dy/dt किसका करना है? kt स्क्वायर का, तो k बाहर निकाल लेंगे, t स्क्वायर का कितना? 2t। ये ईएमएफ का आंसर आ गया -2kt। लेकिन यार ये ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस आंसर, टाइम डालो ही पाओ, तो किस टाइम पे पूछा है? t बराबर 2 सेकेंड में, तो लिख दोगे -2k वोल्ट। दैट्स इट। क्या समझ में आ गई बात? ओके ठीक है। अब यार इसी क्वेश्चन में डायग्राम यही है, फ्लक्स नहीं दिया गया है बल्कि बी दिया गया है, तो स्टेप क्या हो जाएंगे? इसी क्वेश्चन में इसका रेडियस a टाइम का फंक्शन दिया है, मतलब ये वायर अपने आप इसका रेडियस जो है ना स्ट्रेच कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो ईएमएफ क्या आएगा? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन यहां से शुरू किया गया है तो ऐसे करना है, यहां से शुरू किया है तो कैसे करोगे? क्या ईएमएफ क्या होता है? n/dt, यही तो होता है। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा सबसे पहले फाई क्या लिखें। फाई तो यहां तो फाई बना बनाया दिया था, इस बार फाई क्या होगा? b इंटू ए, बी की जगह kt स्क्वायर और एरिया की जगह कितना? पाई स्क्वायर। क्या फाई टाइम का फंक्शन आ गया? और ईएमएफ कैसे डिफाइंड है? -n/d/dt ऑफ फाई, यही तो है। नंबर ऑफ टर्न 1 है, इसका डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ गया यार? k पाई ए स्क्वायर
k पाई स्क्वायर, टी स्क्वायर का कितना 2t, ये ईएमएफ आ गया। किस वक्त पे पूछा है, नहीं कुछ वक्त लिया है तो तुम टाइम के फंक्शन में दे दो, आ गया ईएमएफ। कोई टाइम अगर दिया होता तो पुट कर देते, हो गया क्वेश्चन। यार मैं अभी बी वेरी करा रहा था, अब मैं यहां कह रहा हूं इसका रेडियस चेंज कर रहा है, पता नहीं क्यों कोई ये रेडियस लगातार अपना बढ़ रहा है किसी वजह से। तो मुझे बताओ ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, बना पाएंगे? तो यार फ्लक्स सबसे पहले हमें सोचना होता है, फिर ईएमएफ लाने के लिए उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, यही तो स्टेप है। तो फ्लक्स कितना, बी ए कॉस 0। भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर कहां है, अंदर है। बी की जगह क्या दिया है, बी नॉट, एरिया की जगह कितना पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना दिया है यार, के टी। ये बात ध्यान देने की यार, रेडियस इसकी चेंजिंग है कॉस 0, तो ये कितना आ गया बी नॉट पाई के स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ईएमएफ कितना आ गया, बी नॉट पाई के स्क्वायर 2t, माइनस लगा दें। क्या समझ गया यार क्वेश्चन कहीं से भी? अभी यार जैसे मैंने यहाँ पे फ्लक्स सीधे सीधे टाइम के फंक्शन में दे दिया तो आसान हो गया, बी दे दिया तो एक स्टेप बढ़ गया, रेडियस दे दिया तो एक स्टेप बढ़ गया। बी बदल के फ्लक्स बदला जा सकता है, रेडियस बदल के फ्लक्स बदला जा सकता है ना। अभी ये थीटा बदल के भी फ्लक्स बदला जाएगा, ये भी रह गया यार, बी बदल के, एरिया बदल के, और तीसरी चीज क्या है, थीटा बदल के। तो ये क्वेश्चन अभी तक मैंने सिंपल दिए हैं, जिसमें एक में मैंने बी टाइम का फंक्शन दिखाया, एक में रेडियस टाइम का फंक्शन दिखाया है, और अभी और भी एग्जाम्पल आएंगे। अच्छा व्हेन रेडियस इज ए, अच्छा इतनी बात और लिखी है, ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है उस वक्त का ईएमएफ बताना है जब रेडियस कितनी है, ए है। तो यार जिस वक्त रेडियस ए है उस समय टाइम कितना होगा, ए बाई के, बिल्कुल। तो अगर हमें ईएमएफ उस वक्त का चाहिए है तो टाइम की जगह अब हमें पर्टिकुलर वैल्यू रखना है, कितनी, 2 इंटू ए बाई के। ये फाइनल आंसर हुआ। इसमें एक लाइन और लिखी है यार, अगर ये कहते फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया था, हमने टाइम के फंक्शन में छोड़ दिया था। अब इन्होंने साफ साफ लिखा उस वक्त बताओ जब रेडियस कितनी है, ए है। यार ऐसा इसका नाम आर ही लिख दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका रेडियस आर है जो कि कभी ए हो जाएगा। भाई रेडियस बदल रहा है तो कभी 2 मीटर होगा, कभी 5 मीटर होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया जब वो ए मीटर है तब का ये मैं बताना है। ये रेडियस वेरिएबल था, आर वेरिएबल था, और आर किसी खास वक्त पे कुछ हो गया ए, तो क्या ए अगर रेडियस हो गया तो टी कितना हो गया होगा, ए बाई के, वो टी उठा के यहां रख दिया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन पेश किया जा सकता है। हटा दे भाई लोग। तो ये 3 तरीके से मैथमेटिकली चीजें पेश की जा सकती हैं। अभी वो थीटा वाली बात थोड़ी देर बाद आएगी। इसके अलावा एक और फेमस क्वेश्चन, नोट कर लिया भाई लोग? ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसकी लंबाई मान लेते हैं कुछ a है और चौड़ाई l है, और ये किसी यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है v नॉट की,
कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से चल रहा है। तो बता यार, जैसे जैसे ये इसके अंदर डूबता जाएगा, क्या इसके अंदर फ्लक्स बढ़ता जाएगा कि नहीं? मान लिया कुछ टी टाइम बाद, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री पे खड़ा था, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करना शुरू किया और जैसे एंट्री हो रही है, क्या वैसे वैसे इसके अंदर का फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स जब तक बढ़ता है तब तक उसमें बैटरी जैसा माहौल होता है। अच्छा, कोई बता सकता है इस समय बैटरी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराने वाली होगी या एंटी क्लॉकवाइज? बता सकता है? हाँ, इस सेंस का करंट होगा। क्यों? क्या इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर है? अंदर है और घट रही है कि बढ़ रही है? अंदर है। और कॉइल का नेचर क्या है कि अपने अंदर होने वाले बदलाव का, तो ये अपना मैग्नेटिज्म कहां देगी? अपना मैग्नेटिज्म कहां देगी? बाहर। यहां पे यार वो मैग्नेट वाला रूल नहीं लग पाएगा, हमें ऐसे ही समझना पड़ेगा। अंदर है और बढ़ रहा है, क्या ये इनसाइड है? इनसाइड है एंड इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट ऐसे फ्लो करेगा कि उसका अपना मैग्नेटिज्म तो कम से कम उसके खिलाफ हो। तो क्या करंट अगर ऐसे होता है तो उसका अपना मैग्नेटिज्म बाहर जागता है कि नहीं? तो ये अपोज हो रहा है। खैर, इसका मतलब यहां मैं अगर एक बैटरी लगाना चाहूं तो ऐसे लगाऊंगा, ये ईएमएफ कि नहीं? अरे ऐसी बैटरी होगी तभी तो ऐसे करंट फ्लो कराएगी। तो बात आती है ये ईएमएफ कितना होगा? तो यार ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है? ईएमएफ की डेफिनेशन है डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। नहीं तो बता, इस वक्त जब तुम्हें ये डायग्राम नजर आ रहा है t बराबर t टाइम पे, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना लिखोगे? तो यार इससे एसोसिएटेड फ्लक्स मुझे बताओ, अगर ये v की स्पीड से चल रहा था तो t टाइम में ये कितना आगे चला गया होगा? क्या s बराबर vt चल गया होगा? क्या बताओ, इसके इतना ही एरिया में तो फ्लक्स है, इसके बाहर तो नहीं है ना। तो मैं इस वक्त का फ्लक्स लिखना चाहता हूं t बराबर t टाइम बाद, तो क्या लिखना चाहिए? b इंटू जो भी b दिया है क्वेश्चन में, b इंटू l इंटू s। भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन मैंने ये लंबाई जो लिखी है वो केवल वो वाली लिखी है जहां फ्लक्स है। अरे भाई, फ्लक्स के फॉर्मूले में उतना ही एरिया तो लोगे जहां फ्लक्स है, इसके पहले तो नहीं है ना। क्या मैंने पूरा ए नहीं लिया है भाई, ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये क्या आ गया? अच्छा, एस की जगह क्या लिख दें? वी नॉट टी। तो क्या दिख रहा है फ्लक्स टाइम का फंक्शन आ गया कि नहीं? और फ्लक्स अगर टाइम का फंक्शन है तो ईएमएफ आएगा। क्या टाइम बढ़ने के साथ साथ फ्लक्स बढ़ रहा है कि नहीं? बदलाव हो रहा है कि नहीं? और जब बदलाव दिख जाए तो ईएमएफ आएगा। अब ईएमएफ की डेफिनेशन लगाते हैं, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स बी नॉट एल वी नॉट टी। क्या क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा? और बताओ, डी बाई डी टी ऑफ टी क्या आएगा? हाँ, 1 आएगा। तो ये कितना आ गया? ये यार ईएमएफ का बहुत, वी एल बी, ये ईएमएफ का आंसर आ गया। साइन लगाना हो तो लगा दो, वरना साइन की जरूरत नहीं है। साइन की नहीं, हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड कितना आ गया है? वीएलबी। वीएलबी की बैटरी लगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कांस्टेंट वोल्टेज आया है। कितना आया है? वीएलबी। अच्छा आंसर आया है, कांस्टेंट वोल्टेज आया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है? एक कॉइल अंदर डूब रही है, थोड़ी देर में ये पूरा अंदर डूब जाएगी। नहीं, अरे इसकी जिंदगी में एक ऐसा भी समय आएगा जब ये पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में
डूब जाएगा। और फिर इसकी जिंदगी में एक ऐसा भी समय आएगा कि जब ये क्या यहां से बाहर निकलना शुरू कर देगा? नहीं आएगा? तो बताओ, जब अंदर जा रहा होगा तब बैटरी लगेगी कि नहीं? अरे जब अंदर जा रही होगी तो बैटरी लगेगी कि नहीं? और बैटरी किस सेंस का करंट दे रही है? नहीं, इस सेंस का। जब बताओ ये पूरी तरह से डूब गया होगा तब करंट क्या होगा? जीरो होगा। नहीं, और जब ये निकल रहा होगा तब क्या होगा? तब क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड है कम हो रही है और कॉइल को पसंद नहीं है बदलाव, कम होगा। कुछ लोगों का नेचर नहीं होता है कि मतलब बस अपोज करना है, चाहे तुम अच्छा बोलो तो भी अपोज करना है, खराब बोलो। कॉइल का वही नेचर है यार, कॉइल का ऐसा ही नेचर है। जब बढ़ रहा था तो कह रहा था हम बढ़ने नहीं देंगे, तो घटाने के लिए करंट फ्लो करा रहा था। और अब जब घट रहा है, उसकी मन का हो रहा है, तो कह रहा नहीं हम कम ही पसंद है हमको, अब बढ़ने नहीं दे, अब कम नहीं होने दे रहा है, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाए पड़ा है। तो ये है मतलब, ऐसा कुछ लोगों का नेचर होता है। ऐसे लाइफ में कुछ लोग मिलते हैं जिनका नेचर बस अपोज करना है, बस अपोज करना है सामने वाले का, ये है। एक टीचर थे, मुझे मिले थे फिटजी में, उनका केवल एक ही काम होता है, जहां भीड़ बोल रही है उनको उसके खिलाफ तर्क देना है। थोड़ी देर में भीड़ उनके तर्क से कन्विंस हो जाती थी तो फिर वो अपने ही खिलाफ बोलने लगते थे। तो ये नेचर है यार कॉइल का। हाँ भाई, क्या इस कॉइल का नेचर समझ में आ गया है? यानी यार कुछ देर के लिए करंट ईएमएफ आएगा, फिर खत्म हो जाएगा और फिर आएगा। एक बार बैटरी ऐसे लगेगी और एक बार बैटरी ऐसे लगेगी। क्या इधर पे ईएमएफ जीरो होगा, यहां ईएमएफ वीएलबी आएगा, यहां ईएमएफ कितना आएगा? वीएलबी आएगा, और यहां भी ईएमएफ कितना आएगा? वीएलबी आएगा। बाय द सेम लॉजिक यहां का भी ईएमएफ उतना ही आएगा, चाहे अंदर जाए चाहे बाहर जाए, दोनों केस में ईएमएफ आएगा। लेकिन जब वो पूरी तरह से अंदर डूबा होगा तब जीरो आएगा। तो ये भी यार बहुत स्टैंडर्ड डिस्कशन है इसका, कॉइल के अंदर एंट्री करते समय या एग्जिट करते समय ईएमएफ की बातें पूछी जाती हैं। अब यार ईएमएफ आ गया है तो कल को कोई करंट पूछे, नहीं बता दोगे? बता दोगे यार। ईएमएफ के ही फॉर्मूले हम निकाल रहे हैं, बाकी सब हमें पता है। हटा दे भाई लोग। आ गया समझ में? फीस डिसाइड कर लेना जो भी है। ये एक सेमी सर्कुलर कॉइल है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ यार, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना यार, इसको आगे बढ़ाते हैं। है क्या कुछ? ये वाला? हाँ, बस यही वाला बताना है मुझे, फालतू में ज्यादा नहीं पढ़ाना तुमने। इधर आते हैं हम लोग।
ये कॉइल है, ऐसे घुमाई गई है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाई गई है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न एक के बजाय एन मान लो, बहुत देर से हम लोग एक टर्न मान रहे हैं, इसमें कितने मान लेना है, एन टर्न है, ऐसे घूम रही है। तो अभी फिलहाल इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर दिखाई गई है। अगर कोई इस वक्त पूछे, इस वक्त एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 0। भाई एरिया वेक्टर भी ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, लेकिन अगर ये घूम रही है तो क्या इसका एंगल चेंज हो रहा है। थोड़ी देर बाद, टी टाइम बाद, ये साइड से देखा गया है, मतलब पूरी कॉइल दिख नहीं रही, क्या टी टाइम बाद ये कितना एंगल घूम जाएगी, ओमेगा इंटू टी। अरे ओमेगा तुम्हें याद है ना, सर्कुलर मोशन में इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। अगर कोई 2 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है तो टी टाइम में कितना, 10 सेकेंड में कितना घूम जाएगा, 20 रेडियन। तो टी टाइम में कितना घूम जाएगा, ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी घूम गया है। अब यार कॉइल ओमेगा टी घूमी है तो इसका एरिया वेक्टर वो भी कितना घूम गया होगा, भाई कॉइल घूमी है तो उसका एरिया वेक्टर भी घूमा। क्या इसके साथ इसका एरिया वेक्टर भी तो घूमेगा, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऊपर ही है। ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो बताओ पहले मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 था और अब कितना है, तो T बराबर T पे कोई पूछे इस वक्त फ्लक्स कितना है, बस यही मैं सुनना चाह रहा था। फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या, दैट्स इट। यानी कभी बी बदल सकता है, कभी ए बदल सकता है, और अब कभी क्या है, थीटा बदल सकता है। इस बार बी फिक्स है, बी फिक्स है, लूप का एरिया भी फिक्स है, लेकिन क्या बदल रहा है, थीटा। तो ले दे के फ्लक्स तो बदल रहा है ना यार, और फ्लक्स बदलता है, टाइम का फंक्शन होता है, तो क्या आता है, ईएमएफ आता है। तो जनता बताएगी यार ईएमएफ कितना, चलो यार अपना अपना निकाल के दिखाओ यार, करके बताओ। माइक चेक करा था, कनेक्ट हो गया है। डी बाई डी टी ऑफ क्या बाहर आ जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मुझे जनता बताएगी कॉस का क्या होगा, यस माइनस साइन। क्या डिफरेंशिएशन पूरा हुआ या कुछ बचा है, अभी हमें डी बाई डी टी और किसका करना है, ओमेगा टी। याद है यार चेन रूल, चेन होगी तो चेन रूल लगेगा। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ओमेगा। तो ये बन गया माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यार ये जो ईएमएफ आया है, ये ईएमएफ बहुत शानदार ईएमएफ है। इसी ईएमएफ की वजह से हम लोग पंखे का मजा ले रहे हैं, एसी का मजा ले रहे हैं, लाइट का मजा ले रहे हैं, इस पैनल का मजा ले रहे हैं, क्योंकि यही बिजली, यही साइनोसाइडल बिजली हमारे घरों पे आती है, इसी नेचर की। ये जो देख रहे हो यार, यानी यार दुनिया के जितने भी जनरेटर हैं, चाहे वो पानी से चले, चाहे वो किसी भी फ्यूल से चले, चाहे वो न्यूक्लियर पावर से चले, चाहे वो विंड टरबाइन से चले, ले दे के उनका यही काम होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में घूमना। और मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल घूमती है तो उसमें ईएमएफ आता है, और ईएमएफ का नेचर कैसा होता है, साइनोसाइडल। हम साइनोसाइडल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला उस पर काम करता है। बात समझ रहे भाई लोग, ये जो प्रिंसिपल, ये जो फॉर्मूला आया है, ये उसी ऑल्टरनेटिंग प्रिंसिपल का फॉर्मूला आया है जो आगे हम एसी में पढ़ेंगे। एसी की कहानी यहीं से जुड़ेगी। क्लियर है भाई।
नहीं भाई, आंसर याद रखना चाहिए। हाँ, बोर्ड के लिए पढ़ लो। इस नेचर का ईएमएफ है। एन नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल है जो बदल नहीं सकते। बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ए एरिया है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जिससे कॉइल को घुमाया जा रहा है। ए एरिया ऑफ द कॉइल है। क्या मैंने इसका बस नामकरण कर दिया है, आया तो ये था, अब इसमें इस चीज का नाम मैंने ई नॉट लिख दिया है, एन बी ओमेगा। तुम्हें पता है इस ई नॉट की वैल्यू, हमारे घर पे जो सप्लाई आती है उसमें ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 310 वोल्ट के आसपास। जो पीक वोल्टेज होता है हमारे घर पे आता है उसका 310 वोल्ट होता है। होम सप्लाई में ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 310। और जो ओमेगा होता है, ओमेगा होता है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ओमेगा से हम फ्रीक्वेंसी भी ला सकते हैं। तुम्हें याद है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू होता है, तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी लाओगे तो ये आएगा 50 हर्ट्ज। तुम घर पे कोई सामान खरीदते हो तो तुम्हें देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंसी उस पर लिखी होती है कितनी? 50 हर्ट्ज, और वोल्टेज लिखी होती है 220 वोल्ट। तो तुम कहोगे 310 क्या है? समय आने पे इसका जवाब मिलेगा। पीक वोल्टेज, दिस इज पीक वोल्टेज। हाँ भी, ऑल्टरनेटिंग करंट में ये सब काम आएगा, इस टॉपिक में काम नहीं आएगा, ऑल्टरनेटिंग में काम आएगा। नोट कर लिया भाई लोग? हटा दे भाई लोग। बैठिए 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 बैठिए। बात मुंडा मुंडी चालू है। आगे पीछे देखिए इधर हम तो बोल रहे हैं। अरे अब चार बार हो गया।
एक कॉइल ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से ऐसे घूम रही है। क्वेश्चन में कहा गया टी टाइम बाद इसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा और 0 से लेके इतने समय तक का एवरेज ईएमएफ बताना है। दो क्वेश्चन है, एवरेज ईएमएफ बताना है। पहली बार एवरेज पूछा जा रहा है। बस दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। क्या ये डायग्राम और पिछला डायग्राम बिल्कुल सेम ही है? वहां रेक्टेंगुलर कॉइल घूम रही थी, यहां सर्कुलर कॉइल। बताओ इस समय इसका एरिया वेक्टर कहां है? अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड भी कहां है? अंदर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। और जैसे जैसे ये घूमेगा तो इसका एंगल बदलता जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं टी टाइम बाद इसके बीच में थीटा कितना आ जाएगा? ओमेगा टी। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी। अच्छा बी की जगह बी लिख दो। नंबर ऑफ टर्न अगर नहीं दिया तो एक मान लो, कॉस ओमेगा टी। तो ईएमएफ का फॉर्मूला तुमने क्या डिराइव किया था? इसको d5/dt एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो नंबर ऑफ टर्न की जगह 1 बी इंटू पाई ए स्क्वायर, बी इंटू पाई ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आ गया ईएमएफ टाइम के फंक्शन में। पिछले क्वेश्चन की ही आगे वही कहानी है। ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आया है एवरेज, या d5/dt करके ही तो आता था। क्या ये सारा आंसर d5/dt करके आया है? बल्कि -n d5/dt करके। तो ये इंस्टेंटेनियस है या एवरेज? अब मैंने कहा एवरेज ईएमएफ बताओ, ये कैसे बताओगे? -5 फाइनल -5 इनिशियल अपॉन टाइम। कुछ बोलूं मैं? चलो यार एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 1.5, क्वेश्चन नंबर 1.5, फाइंड एवरेज ईएमएफ बिटवीन t बराबर 0 से t बराबर 2π/ओमेगा। चलो यार पहले ये बताते हैं 1.5, फिर 2 बताएंगे। 0 से 2π/ओमेगा के बीच में एवरेज ईएमएफ क्या होगा? 0 से लेकर 2π/ओमेगा। तो देखो यार ये फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा है, ये किसी भी वक्त का फ्लक्स दे सकता है। डेल्टा फाई क्या होता है? चेंज होता है। डेल्टा फाई/डेल्टा, यही तो फॉर्मूला था एवरेज का। ये माइनस तो फॉर्मूले में है, और एक n भी होता था, लेकिन नंबर ऑफ टर्न कितना है यहां पर? 1। 5 फाइनल क्या लिखोगे? 5 फाइनल क्या लिखोगे? बी पाई स्क्वायर कॉस ओमेगा, और टी की जगह 2π/ओमेगा। और यहां क्या लिखोगे? b इंटू पाई स्क्वायर कॉस 0 अपॉन टाइम। यही तो है जो कॉस 360 वही होता है जो कॉस 0 होता है। तो क्या ये और ये सेम ही हो गया? तो इसका आंसर आएगा 0। एक्चुअली मैंने तुम्हें ये जो टाइम दिखाया है ना, ये एक टाइम पीरियड दिखा दिया है। 2π/ओमेगा पता है क्या होता है? पूरा सर्किल घूमने का टाइम। तो सर्किल अगर घूम के उसी स्थिति में आ गया है तो जितना फ्लक्स पहले था उतना बाद में है, तो एवरेज ईएमएफ क्या आएगा? 0।
ये पहले तो समझ लें, फाई फाइनल फाई इनिशियल अपॉन, यार ओमेगा ओमेगा खत्म, ये अंडर 2 पाई आएगा भाई। ये वाले क्वेश्चन में कितने टाइम में मैंने बात करी पता है? फाई इनिशियल कितना बदर t0 पे फाई इनिशियल कितना, b इंटू पाई ए स्क्वायर कॉस जीरो, कॉस जीरो पहला हो गया यार फाई इनिशियल। बता t बराबर पाई बाई ओमेगा में फ्लक्स कितना, b पाई ए स्क्वायर कॉस ओमेगा पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा खत्म, कॉस पाई आ गया। तुम्हें पता है कॉस जीरो क्या होता है 1, और कॉस पाई -1, तो एवरेज ईएमएफ क्या हो गया, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन टाइम नंबर ऑफ टर्न 1। यस, क्या फाइनल में से इनिशियल घटाओगे, फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो घटेगा, कैंसिल हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा -2b इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन समय कितना है पाई बाई ओमेगा, ये आंसर आएगा। देखो यार जब कोई चीज ना समझ आए तो डेफिनेशन से चलना स्टार्ट कर दो, सारे जवाब खुद मिल जाएंगे। डेफिनेशन फ्लक्स एवरेज ईएमएफ की क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन समय, तो फाइनल के लिए जो एंगल दिया है वो रख दो, जो समय दिया है, इनिशियल के लिए जो समय दिया वो रख दो, एवरेज आ जाएगा। कहीं लिख लो क्योंकि ये है नहीं उसमें, नहीं ये वाला क्वेश्चन तो कराया ही नहीं ना मैंने, लास्ट वाला, हाँ यहीं पे लिख लें कहीं। क्लियर है भाई लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे। तो सॉल्व करना चाहें तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2b पाई ए स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो गया, टू बी ए स्क्वायर ओमेगा, हो गया यार, हो गया।
ये ए रेडियस की कॉइल है जिसके अंदर बी पास कर रहा है, और बी किस तरह से बदल रहा है उसका ये ग्राफ दिया है। बी इस तरह से बदल रहा है, बी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस 2 बताना है। हेलो, जी जी भैया, काम, अच्छा, आप ऊपर देख लीजिए, घर पे जो नुकसान हुआ है उनको फोन घंटी बजा के बात करा दीजिए, कह देना बात कर लें। अच्छा अच्छा, तो हम बोल दें क्या हम? अच्छा, आप आएंगे अभी इसके बाद भी? ठीक 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 ठीक। नहीं, अगर आप घर देखना चाहें तो देख लीजिए जो दिक्कतें हैं। ठीक ठीक है, धन्यवाद। ओके। एवरेज ईएमएफ 0 से लेकर T0/2 तक बताना है, फिर 0 से लेकर T0 तक बताना है। ए रेडियस का ये सर्किल है और इससे बी पास कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, पूरे लूप से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, उसका ये फंक्शन दिया है, टाइम ग्राफ में दिया है। मैं थोड़ी मदद कर देता हूं। 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल अपॉन टाइम, और नंबर ऑफ टर्न तो एक ही है ना यार, ये करना है। तो टाइम की जगह कितना? T0। 5 फाइनल कितना? b इंटू पाई ए स्क्वायर कॉस 0। कॉइल थोड़ी घूम रही है यार, कॉइल अपनी जगह पे है, कॉइल अपनी जगह पे, कॉइल कहां घूम रही है? और शुरू में कितना है? शुरू में भी 0 है, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है। अरे मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, बताओ यार, शुरू में b कितना है? 0 है, और t/2 टाइम पे b कितना है? b0 है, तो एक में b0 मल्टीप्लाई होगा, एक में 0 मल्टीप्लाई होगा, तो फ्लक्स एवरेज ईएमएफ कितना आ गया? माइनस b0 पाई ए स्क्वायर कॉस 0 क्या होता है? 1 अपॉन क्या? T0/2। T0/2 था ना यार, ये आ गया एवरेज ईएमएफ। कितनों ने कर लिया मुझसे पहले? कोई दिक्कत है? सेकंड का ईएमएफ कितना आएगा? क्या बता रही, यहां भी b 0 है और यहां भी b 0 है, तो -0 अपॉन टाइम कुछ भी बना रहे, एवरेज ईएमएफ कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है? तो इसके फर्स्ट सेक्शन के सारे क्वेश्चंस करके आना है।